बीए सेमेस्टर 3 राजनीति विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग इस ऑडियो में अरस्तु का राज सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले के ऑडियो में अरस्तु के जीवन परिचय, उनके प्रमुख ग्रंथों और अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु के बारे में सुना। तो अब सुनते हैं उनके राज सिद्धांत के बारे में। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में ही राज की उत्पत्ति, राज की प्रकृति और राज के उद्देश्य के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है। उन्होंने राज संबंधी विचारों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। अरस्तु राज को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानता है जिसका जन्म नहीं विकास हुआ है और इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है तथा यह अन्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ और उच्च कोटि की है। इस तरह से अरस्तु राज को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानता है जिसका जन्म नहीं विकास हुआ है और यह अन्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ और उच्च कोटि की है। तो राज का उद्गम या उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में सुनते हैं। अरस्तु के अनुसार राज का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच समझकर कभी भी नहीं किया। राज तो एक प्रकृति संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। अरस्तु के शब्दों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राजकीय जीवन के लिए बना है और मनुष्य की भौतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वामी तथा दास और स्त्री एवं पुरुष एक साथ रहते हैं। तो इस तरह उनके मेल या संयोग से परिवार का जन्म होता है और परिवार सामाजिक समुदाय या संस्था है और यही परिवार मनुष्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन जब इनकी दैनिक आवश्यकताओं और अधिक बढ़ जाती है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं से और अधिक बढ़ जाती है उनकी इच्छाएं, तब कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है और उत्सवों, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्मेलनों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते और इन्हीं ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज का जन्म होता है। या यूँ कहें कि अनेक ग्राम एकत्रित और संगठित होकर एक समाज के रूप में इतने बड़े हो जाते हैं कि वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूरी कर लेते हैं, मतलब वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तब नगर अथवा राज का जन्म होता है और ये राज मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात राज सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। इस तरह से अरस्तु के अनुसार परिवार से ग्राम और ग्राम से राज अस्तित्व में आया। अरस्तु आगे कहते हैं, जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अरस्तु सबसे पहले विवाह पद्धति के आधार पर, यूँ कहे कि विवाह पद्धति के आधार पर
सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना करता है, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ होते हैं, और वह परिवार का स्वामी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उनकी आवश्यकताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तब कुछ परिवार मिलके वे ग्राम का निर्माण करते हैं, और ग्राम के द्वारा व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं, जैसे पारस्परिक झगड़ों को निपटाने के लिए, सामूहिक जीवन व्यतीत करने, उत्सवों, सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्थाएं, ये ग्राम करते हैं। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाती, व्यक्तियों की आवश्यकताएं और अधिक बढ़ जाती है। तब वे ग्राम मिलकर राज्य या नगर राज का निर्माण करते हैं, या नगर राज को जन्म देते हैं, और यही नगर राज सभी को सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। ग्राम की तुलना में वह नगर या राज्य अधिक अच्छी तरह से व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। तो इस तरह से अरस्तु कहते हैं कि परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य अस्तित्व में आया। तो अरस्तु का कहना है, राज प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से बिना किसी राज के जीता है, वह मनुष्य की श्रेणी से या तो ऊपर है या नीचे। अब देखते हैं राज के विकास का स्वरूप, राज का विकास कैसे होता है। अरस्तु के अनुसार राज एक स्वायवी या स्वयं जीवधारी के समान है, मतलब अंग सहित जीवधारी के समान है। जिस प्रकार एक स्वायवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज का भी विकास होता है। अरस्तु के इस विचार को मानव शरीर के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। और यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है, तो शरीर निर्बल हो जाता है। तो जो बात शरीर के बारे में कही गई है, वही राज के बारे में भी कही जा सकती है। इस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज का भी हुआ है। शरीर के समान राज भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम इत्यादि। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार राज के विकास का स्वरूप स्वायवी या ऑर्गेनिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम परिणति या लक्ष्य राज में होती है। इस प्रकार अरस्तु के राज की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। आगे हम सुनते हैं अरस्तु के राज सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहला है, राज एक स्वाभाविक संस्था है। स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अरस्तु राज को स्वाभाविक संस्था मानता है और कहता है राज मानव के भावनात्मक जीवन की आवश्यकता है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। राज परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह वैसा ही स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार प्रारंभ करता है या व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में होता है और उसकी पूर्ण सिद्धि राज में होता है। तो इस तरह अरस्तु का कहना है कि राज एक स्वाभाविक संस्था है। राज का जन्म मनुष्य के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है।
तो उनका कहना है कि राज स्वाभाविक है और उसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। इस तरह अरस्तु के अनुसार राज एक स्वाभाविक संस्था या प्रकृति संस्था है। और दूसरा है राज व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो अरस्तु कहते हैं कि राज मनुष्य से पहले है या प्राथमिक है। मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज का जन्म पहले हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में उनका कहना है कि राज एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व या अंग है और पूर्णता पहले आती है, इसके बाद में अंग। इसलिए राज व्यक्ति से पहले या पूर्व है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका था। और अरस्तु कहते हैं समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज पहले है। तो इस तरह अरस्तु मानते हैं कि राज व्यक्ति से पूर्व का संगठन है या प्रकृति दृष्टि से राज पहले है। और तीसरी जो विशेषताएं हैं वह है राज सर्वोच्च समुदाय है। इस संबंध में उनका कहना है कि राज केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च समुदाय भी है। राज सर्वोच्च इसलिए भी है कि वह सबसे ऊपर है और अन्य सभी संगठन या संस्थाओं के अधीन है। सारे संगठन इनके अधीन है, राज के अधीन है। तो विभिन्न प्रकार के संगठन मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन वे सब आंशिक आवश्यकताएं ही होती हैं, जबकि राज ही एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य की सभी भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तरह मनुष्य राज में ही रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं या लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। इसलिए राज को अरस्तु ने सर्वोच्च समुदाय या सर्वश्रेष्ठ समुदाय माना है। और चौथी जो विशेषताएं हैं वह है राज का जैविक स्वरूप। संबंध में अरस्तु का कहना है राज को उन्होंने जैविक या स्वायत्त जीवधारी के समान मानता है। प्रत्येक स्वायवी जीव का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। कहने का मतलब है मानवीय शरीर के सभी अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं और वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। शरीर से अलग रहकर इसका या इस अंग का कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राज के भी विभिन्न अंग होते हैं, जैसे परिवार, ग्राम, संस्था, ये सब, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये अपने कार्यों को करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर राज। आत्मनिर्भरता का अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है, लेकिन अरस्तु के अनुसार आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय या एलिजिबल बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। राज व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट है राज अंतिम और पूर्ण समुदाय है। अरस्तु अपने समकालीन नगर राज को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता था। अरस्तु के अनुसार नगर राज के बाद राज का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता है। इस तरह अरस्तु राज को अंतिम और पूर्ण लक्ष्य मानता है या समुदाय मानता है, जहाँ पे मनुष्य के विकास स्वाभाविक रूप से होता है या मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज में ही रह के कर सकता है।
और सातवां जो उनकी विशेषताएं हैं वह है राज्य का एकत्व और बहुत्व, या इसे यह भी कह सकते हैं कि राज्य विविधता में एकता है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है और जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। तो इस तरह अरस्तु राज्य को विविधता में एकता मानता है। प्लेटो के समान वह राज्य की चरम एकता पर बल नहीं देता है। वह अरस्तु राज्य को विविधता में एकता का समर्थन करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, विशेषताएं हैं, आठवीं विशेषताएं, वह है राज्य एक क्रमिक विकास। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। उनके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार स्वाभाविक जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप अंगिक या ऑर्गेनिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है और अंत में इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन के समान है। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य की विशेषताओं के बारे में बताया है। अब आगे देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं अपितु एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। उनका मानना है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन को प्राप्त करना ही नहीं बल्कि एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना है और इस श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना राज्य का उद्देश्य है। राज्य सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक नैतिक संगठन है और उसका लक्ष्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। राज्य का जो लक्ष्य है वह अपने सदस्यों को, राज्य में रहने वाले सभी सदस्यों की अधिकतम भलाई करना, उनके हितों के बारे में सोचना है। मनुष्य की प्रकृति आवश्यक अच्छी है और राज्य का कर्तव्य उसकी अच्छी प्रवृत्तियों को व्यवहार में बदलना है। राज्य को चाहिए कि वह मनुष्य को भला और सद्गुणी बनाने तथा उसके नैतिक और बौद्धिक गुणों के विकास का प्रयत्न करते रहे। इस तरह से अरस्तु ने कहा है कि राज्य का कार्य है कि मनुष्य को भला बनाए, सद्गुणी बनाए और उनके नैतिक और भौतिक गुणों के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य को जो कार्य सौंपे हैं वह है, पहला है पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। अरस्तु राज्य को एक कार्य देता है, वह है अपने सदस्यों तो राज्य के सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। और दूसरा जो कार्य है राज्य के वह है उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना। तो उत्तम जीवन का अभिप्राय एक ऐसे जीवन से है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से संबंधित होता है। तो राज्य का कार्य यह भी है कि लोगों के उत्तम जीवन और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। और तीसरा जो कार्य है वह है शिक्षा की व्यवस्था करना। अरस्तु के लिए राज्य का प्रमुख कार्य नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। वह शिक्षा को प्लेटो से अधिक महत्व देता है। इसीलिए उन्होंने लोगों के न केवल बौद्धिक स्तर पर बल्कि नैतिक और भौतिक स्तर पर भी उन्होंने शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। और वह न केवल बाल्यकाल बल्कि संपूर्ण जीवन के दौरान
राज नागरिकों के लिए पाठशाला की व्यवस्था करे। और चौथा जो कार्य है वह है अवकाश जुटाना। अरस्तु राज का कार्य नागरिकों के लिए अवकाश जुटाना भी मानता है। वह मानता है कि लोगों को अवकाश भी मिले। इस तरह से अरस्तु राज को जो कार्य सौंपते हैं वह है, पहला, अपने सदस्यों के, अपने नागरिकों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। दूसरा, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन की व्यवस्था करना या निर्माण करना। और तीसरा है, अरस्तु अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, यह राज का कार्य ये मानता है। और चौथा जो है, नागरिकों के लिए अवकाश जुटाना। तो ये थे अरस्तु द्वारा दी गई राज सिद्धांत की व्यवस्था।